नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव हमेशा की तरह मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख रहे हैं द सुनामी। और आज भी मेरे साथ मौजूद है कुछ किसान। लगातार मेरी कोशिश कि किसान आंदोलन की सारी तस्वीरें आप तक रोज़ पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से और समझेंगे कि क्या स्थिति, क्योंकि 80 दिन हो चुके इस आंदोलन को और लंबा चल रहा है, कब तक चलेगा, सारी चीज़ें समझेंगे। और आज 14 फरवरी का कार्यक्रम और उसके बाद 18 का भी कोई कार्यक्रम है, उसके बाद भी सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सर, पहले आपका नाम और कहाँ से और कितने दिन से हैं आप? मेरा नाम किशन पाल है। मैं पहले दिन से हूँ इस आंदोलन में, 3 महीने होने जा रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आता हूँ। ठीक है, आंदोलन चल रहा। सवाल सर ये, पहले तो आज का कार्यक्रम बताएं। 14 फरवरी आज जो पुलवामा में जो लोग शहीद हुए 2019 में, उन पर कुछ कार्यक्रम स्टेज पर भी हम देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्टेज में आज एक तो कार्यक्रम ये है कि हमारे जो फौजी भाई हैं, आज पुलवामा में जो हमारे भाई शहीद हुए थे, उनको पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, आज सारे फौजी भाई वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं पुलवामा के शहीदों की याद में। और वो 24 घंटे तक अनशन में रहेंगे। और शाम का जो है पुलवामा में जो हमारे भाई शहीद हुए थे, जो हमारे देश के हीरो सैनिक जो शहीद हुए थे, उनके लिए आज मोमबत्ती का कार्यक्रम है शाम को। जो हम सभी लोग यहाँ अपना मोमबत्ती हाथों में लेके और उनकी कैंडल मार्च में निकलेंगे और उनकी आत्मा को शांति के लिए और उनके इंसाफ के लिए, जो आज दिन तक उनका इंसाफ नहीं मिला, जो पुलवामा के शहीदों की आज दिन तक रिपोर्ट नहीं आई, जांच कोई दोषी नहीं पकड़ा गया, चाहे वो देश का हो चाहे पाकिस्तान का हो। और इस देश जो शहीदों के नाम पे और देश के जवानों के नाम पे आई जो सरकार, उसने हमारे देश के जवानों के साथ जो नाइंसाफ़ी की, उनको कोई इंसाफ नहीं दिया। उनको खिलाफ कोई अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। NIA पता नहीं क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी क्या चार्जशीट की बात कर रहे हैं सर? उन्होंने तो बालाकोट करके बताया कि हम लोग किस तरीके से बदला ले सकते हैं। वो बालाकोट कोई इंसाफ नहीं है। आप मुझे मार दो या मैं आपको मार दूं तो वो इंसाफ नहीं होता, वो हिंसा को बढ़ाना होता है। ये जो हमारे यहाँ आईड्रग्स आई थी 250 किलो, कहाँ से आई? उस टाइम सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? प्रधानमंत्री जी की एजेंसियां क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री जी को जानकारी थी तो अर्नब गोस्वामी को जानकारी कैसे मिली? बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने वाली सरकार है, ये जवानों के और किसानों के नाम पर जो सरकार सत्ता में आई है, इनको इंसाफ की उम्मीद भी मैं नहीं रखता हूं। और मैं श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको जल्दी इंसाफ मिले। प्रधानमंत्री जी शायद इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा। चलिए खैर, ये सवाल कई बार उठे कि पुलवामा में जो हुआ 400 किलो RDX पुलवामा में अंदर कैसे घुसा? मिलिट्री जोन, इतने चेक पॉइंट्स होते हैं, उसके बावजूद इतने अंदर मिलिट्री जोन में पुलवामा में एक ट्रक 400 किलो RDX लेके आ जाता है। सवाल उस पर कई बार उठे, लेकिन उस पर जवाब अभी तक नहीं मिला है। और लोगों से बात करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं, कितने दिन से और क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम सिंह है। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मेरा गाँव है। जी सर, तो 80 दिन हुए इस आंदोलन को। राकेश टिकैत ने, अब गर्मी भी देखो कितनी बढ़ रही है। जून जुलाई की गर्मी सर ऐसी होती है कि सड़कें तवे जैसी हो जाएंगी, तो कैसे गुजारा होगा? ये एक तरह का एक तूफ़ान है। किसान को आंधी, तूफ़ान, धूप, गर्मी, बरसात, इस माहौल में काम करने की आदत होती है। ये एक तूफ़ान है, इसका सामना करना है। लोग समर्पित हैं। मैं किसानों को एक संदेश कुछ पंक्तियों में देना चाहूँगा। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफ़ानों का प्यार। एक ऐसा अंधड़ आया है, एक ऐसा चक्रवात उठाया है इस सरकार ने किसानों के और जनसाधारण देश के खिलाफ, जिसका मुकाबला अगर हमने आज नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर कभी अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगी। इसलिए इस तूफ़ान का हमें सामना करना पड़ेगा। अब चाहे आंधी आए, बारिश आए, तूफ़ान आए, गर्मी आए, सुनामी आए, हमें इसका मुकाबला करना ही होगा। सर, कई बार कई दौर हमने देखे इस आंदोलन के, और जो चीज़ें इस आंदोलन में हुई कि 2 धर्मों को डिवाइड करने के बाद, चाहे जाट गुजर की बात की जाए, चाहे सिख हिंदू की बात की जाए, तमाम चीज़ें हुई। अभी हाल ही में रिंकू शर्मा की हत्या, उसमें भी यही चीज़, यही राजनीति कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई, उसमें आपको क्या कहना है? क्योंकि हम कई बार इस सरकार की तरफ से ये देखते हैं कि 2 भागों में चीज़ों को बांटने की कोशिश की जाती है। चाहे हम इससे पहले NRC की बात करें, NRC का जो आंदोलन हुआ, और चाहे हम अभी इसकी बात करें जो खालिस्तानी और तमाम बातें कहकर सिखों और हिंदुओं में आग लगाने की कोशिश की गई। आज से ठीक 2 साल पहले एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी।
कुछ षड्यंत्रकारी ताकतों के हमारे 40 बहादुर शेर कुछ षड्यंत्रकारी ताकतों के षड्यंत्र का, उनके कुत्सित इरादों का शिकार हो गए थे। आज के दिन ही सारा देश उन्हें शहीद के रूप में याद करता है और इन षड्यंत्रकारी ताकतों को पराजित करके ही उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इनके मंसूबों पर हमें पानी फेरना होगा। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण ये लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न करके ही सत्ता पर काबिज हुए हैं। लगातार ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख जातियों के अंदर लगातार भेदभाव उत्पन्न करने का प्रयास करते रहे हैं, पर अब देश की जनता, देश का किसान, देश का सर्वसाधारण इनके कुत्सित मंसूबों के, इनके षड्यंत्रों के प्रति जागरूक हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूं अब कभी भी भविष्य में इन्हें इनके इरादों में कामयाब नहीं होने देगा। ये कितना भी प्रयास कर लें, अब उस तरह के भावनापूर्ण उत्तेजक विभाजन के प्रयास ये कितना भी कर रहे हैं, परंतु अब अपने मंसूबों में ये कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं समझता हूं कि देश का आम नागरिक, जनसाधारण अब इनकी चालों को, इनके षड्यंत्रों को समझ चुका है। अतः अब जो है ये कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक चीज मैं देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मौत जब किसी की हो जाती है या कहीं हादसा हो जाता है या कहीं झगड़ा हो जाता है तो उसमें राजनीतिक एंगल ढूंढती है। जैसे कि दिल्ली में अभी मर्डर हुआ एक लड़के का, अब उसमें ये अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, जबकि वहाँ की जो पुलिस है वो भाजपा के अमित शाह के हाथ में है। तो ये क्या करते हैं, मेरे समझ में नहीं आती है। देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं ये कहता हूं कि हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाने से अगर तुम इस देश में राज्य करना चाहते हो तो ऐसी जनता तुम्हारे ऊपर थूकती है। ऐसे देश में तुम संविधान को नहीं मानते और देश में अगर देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हो तो ये हमारे देश का परंपरा नहीं है। आप सत्ता में आए, आपने दिल्ली का कांड करवाया, दिल्ली में आगजनी करवाई, दिल्ली में पूरा का पूरा, और कपिल शर्मा को सामने कर दिया। जब बेटियों का बलात्कार होता है तब तुम बुलंदशहर कांड, तब वहाँ एक समाज को तुम खड़ा कर देते हो। जब शर्मा का उसका हत्या होती है तो वहाँ तुम लोगों से कपा देते हो कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की कमी है। मैं कह रहा हूं देश की जनता समझ गई, अब वो वक्त नहीं रहा। आप ऐसे अगर करोगे, प्रधानमंत्री जी आपके होने औलाद नहीं है जिसके घर में ये हादसे होते हैं, उनके कलेजे पे हाथ रख के देखो कि उसके दिल पे क्या बीतती है। अगर कोई देश से प्यार करने वाला एक युवा और कोई अगर आदमी है तो उसके देश का एक जवान जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ आप ये कहते थे कि ये हमारा जवान देश में सबसे युवा देश का युवा भारत में रहता है, तो आप इस युवा का गलत फायदा उठा रहे हो। इस युवा को गलत एनर्जी, गलत दिशा में ले जा रहे हो। आप कहीं हमें उसमें नाले में पाइप डलाने की सलाह देते हो, कहीं आप आपस में लड़ाने की सलाह देते हो, कहीं पार्लियामेंट में जाके आप सांसदों के लिए खामोखाई के आंसू बहाते हो। प्रधानमंत्री का काम नहीं है। आपकी ड्रामेबाजी अब चलेगी नहीं। अब किसान भी समझ गया है, जवान भी समझ गया है और देश का अन्नदाता सब कुछ समझ गया है। अब आपका कुछ चलने वाला नहीं है। अब ये लड़ाई जीत ही है, जीत के अलावा किसानों के आगे अब कुछ भी नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बहुत ही अहम बात जो इन्होंने कही कि सवाल हम सत्ता से करने का समय है, सवाल विपक्ष से करने का समय नहीं है, क्योंकि विपक्ष से सवाल नहीं किए जाते। विपक्ष का काम है सवाल करना, सवाल विपक्ष से नहीं होंगे, सवाल सत्ता से होने चाहिए। तो ये बात आपको खुद भी समझनी होगी, हमें समझनी होगी, देश की जनता को समझनी होगी। तो दोस्तों, इसी तस्वीर के साथ, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरों के साथ ये वीडियो मैं खत्म करूँगा। आगे मिलूंगा किसानों के बीच से ही किसी और वीडियो में, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ।